हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस पाठशाला। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में साइंस की क्लास 6th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है इसे पूरा डिस्कस किया था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर भोजन के घटक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट चैप्टर में हमने खाद्य पदार्थ, उनकी कच्ची सामग्री, पौधे के जो एडिबल पार्ट्स होते हैं वो और जंतु उत्पाद के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमने उन पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसे सारणी के अंदर सूचीबद्ध भी किया था हम लोगों ने। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो जैसे चपाती, दाल और बैंगन जो है वो हमारे उत्तर भारतीय जो राज्यों के व्यंजन हैं उसमें इंक्लूड होता है। चावल, सांभर तथा भिंडी जो है हमारे दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनके जो व्यंजन हैं, जो मुख्य व्यंजन हैं उनमें इंक्लूड होता है। और जैसे कि ये अप्पम, मछलियाँ तथा ये सब्जियाँ वगैरह हैं ये हमारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनका मुख्य व्यंजन होता है। तौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। अब हम विभिन्न क्षेत्र या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पंजाब है तो उसका प्रमुख भोजन, अन्न का व्यंजन जो है वो है मक्के की रोटी। दाल या मांस का व्यंजन राजमा, सब्जियां सरसों का साग, अन्य व्यंजन में दही एवं घी। आंध्र प्रदेश में है अन्न का व्यंजन चावल, दाल या मांस का व्यंजन अरहर की दाल तथा रस्म। कुंदरू सब्जियों में तो कुंदरू जो है हमारे उत्तर भारतीय जो क्षेत्र है उनकी भी प्रमुख सब्जियों में है। अन्य व्यंजन जो है मट्ठा, घी एवं अचार। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते क्योंकि कभी हम ट्रैवलिंग पे होते हैं तो हम वहीं पे वही खा लेते हैं जो रास्ते में हमें मिलता है। हम में से कुछ लोगों के पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं होते तो इस तरह के विविध व्यंजन वो हर समय नहीं खा सकते। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो अवश्य होती है। हर एक मनुष्य को संतुलित आहार की और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि एक व्यंजन को बनाने के लिए दो पदार्थों या दो संघटकों की आवश्यकता होती है जो पादप जनित भी हो सकती हैं और जंतु जनित भी हो सकती हैं। तो इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को किन किन पोषकों की आवश्यकता होती है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा रुक्षांश जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं और जल शामिल है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो नहीं, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में इनकी अल्प मात्रा होती है, कुछ में इनकी अधिक मात्रा होती है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन की मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। मंड के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए हम खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री जो है उसको अल्प मात्रा में लेंगे। अब इसमें हम लोग तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल देंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। अगर यह नीला या काला हो गया है तो
मतलब इसमें मंड उपस्थित है। तो यह नीला एवं काला रंग जो है मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार मंड के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री है तो उसके अंदर हम तनु आयोडीन विलेन की 2 या 3 बूंदें डाल देंगे। और फिर जैसे खाद्य पदार्थ है तो अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो यह हमें मंड की उपस्थिति को दर्शाता। हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेंगे। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलेन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा डालकर भी उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए परखनली को साइड में रख देंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे कि जो परखनली में हम लोगों ने विलेन डाला है तो क्या उसका रंग जो है बैंगनी हो गया है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ आप दोहरा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम जब विलेन के अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलेन और उसमें 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलेन डाल के उसको मिलाएंगे ना, तो जो खाद्य पदार्थ है उसका कलर जो है बैंगनी हो जाएगा और बैंगनी कलर जो है प्रोटीन की प्रेजेंस को दर्शाता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। खाद्य पदार्थ किसमें मंड की उपस्थिति है, किसमें प्रोटीन की उपस्थिति है और किसमें वसा की उपस्थिति है। तो इसमें सबसे पहले लेंगे हम कच्चा आलू। तो कच्चा आलू में मंड की उपस्थिति होती है। दूध है तो इसमें प्रोटीन की भी उपस्थिति होती है और वसा भी उपस्थित होती है। मूंगफली है तो इसमें वसा उपस्थित होती है। बिना पका चावल है तो इसके अंदर मंड। पका हुआ चावल है तो इसमें भी मंड की उपस्थिति होती है। सूखा नारियल है तो इसमें वसा की उपस्थिति होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सूखे नारियल को पीसकर हम उसका तेल निकालते हैं। बिना पकी अरहर की दाल, तो दाल का तो हमें पता है कि प्रोटीन रिच होती है, तो इसमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है। पकी हुई दाल है तो इसके अंदर भी प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अब किसी सब्जी का टुकड़ा है तो सब्जी का टुकड़ा है तो इसमें भी क्या है कि भाई हमें पता नहीं कौन सी सब्जी है, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फल है तो इसका भी हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा फल है, तो इसका भी हम कुछ नहीं बता सकते। उबला अंडा है का सफ़ेद भाग है तो ये क्या है, प्रोटीन रिच है। वसा के परीक्षण के लिए हम लोग क्या खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे और उसे किसी कागज़ में लपेटकर उसे कूटेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो कागज़ है वो कहीं फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा करेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएंगे तो क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ेंगे और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा देंगे, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। तो अगर इसमें कागज़ पर तेल का कोई धब्बा नहीं रहता है तो हम लोग समझेंगे कि खाद्य पदार्थ में जो है वसा की उपस्थिति नहीं है। तो इस प्रकार ये परीक्षण जो है हमें दर्शाते हैं कि वसा, प्रोटीन तथा मंड जो है सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं या नहीं, जिनका हम लोगों ने परीक्षण किया था। तो जैसे वसा का परीक्षण किया था तो उसमें तेल का धब्बा, प्रोटीन किया था तो बैंगनी रंग का होगा, और मंड है तो जो खाद्य परीक्षण जो हमारे खाद्य पदार्थ वो नीले या काले रंग के हो जाएंगे। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपस्थित होते हैं। तो इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर की जो एक बैलेंस डाइट है तो उसके लिए हमें इन सभी जो पोषक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। तो ये सब हमारे जो एक संतुलित आहार के लिए जो है सब आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है और वास्तव में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक वसा का सेवन भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसीलिए हमें रिकमेंडेड किया जाता है कि वसा की बजाय कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करना चाहिए। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन है को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, जिसमें है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ।
अब नीचे हमें वसा के भी कुछ स्रोत दिखाए गए हैं, जिसमें से कुछ है पादप स्रोत और कुछ हैं जंतु स्रोत। तो पादप स्रोत में कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे हो गया मूंगफली, ये हमारे गिरी है, ये तिल है, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो तेल का तो हमें पता है कि मोस्टली सब वसायुक्त ही होते हैं। फिर नीचे है हमारे जंतु जनित जो स्रोत होते हैं वो, तो जिसमें आ गए हमारे मांस, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली और अंडे। तो ये सब क्या है, हमारे पादप स्रोत और जंतु स्रोत हैं, जिससे कि हमें वसा मिलती है। लोहा के कुछ स्रोत हैं, तो इनमें आ गया हमारा पालक, सेव, नाशपाती और यकृत। कैल्शियम के कुछ स्रोत में हमारा दूध और अंडे। ये सब हमारे खनिज लवणों के स्रोत हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह सुबह की धूप लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता जो है वो अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की भी तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम फाइबर्स भी कहते हैं। हमारे खाने में जो फाइबर्स है की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। फाइबर्स के मुख्य स्रोत जो हैं वो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। फाइबर्स हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। फाइबर्स बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि कहा गया है कि जैसे एक स्वस्थ मनुष्य को दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास जो है जल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जल जो है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो पीएच है वो बैलेंस्ड रहती है। जब भी कब आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसको ऑब्जर्व करना। ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमें जो है कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय उसमें जल डालते हैं। संतुलित आहार, तो संतुलित आहार जो बैलेंस डाइट है कि जैसे हम पूरे दिन में जो भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं, लेकिन जो आहार ऐसा हो कि जो हमारी वृद्धि के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में हो, विटामिन, खनिज जो लवण है वो भी सब उचित मात्रा में हो, तो उसे हम बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे। तो पढ़ते हैं, संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स होने चाहिए और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। और लोग सोचेंगे कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे हैं उनको अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, वयस्क जो है उसको अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, और जो वृद्ध जो होते हैं उनको अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल हमारे शारीरिक कार्य पर ही हमारा जो संतुलित आहार है वो डिपेंड करता है। एक सप्ताह की अवधि में हम जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करेंगे और प्रतिदिन जो भोजन हम करते हैं क्या उसमें हमारे सभी पोषक तत्व उपस्थित है उसको भी उसमें हम नोट डाउन करेंगे। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन जिनके अंदर दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली जिसे हम फर्मेंटेड करते हैं,
आटे का मिश्रण मिसी रोटी, जो कि 2 या 3 जो हमारे आटे होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। थेपला, जो कि एक प्रकार से गुजराती खाना है जिसमें जो अनाज है दालों से बना होता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व जो है वो नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व जो वो नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण, कुछ जो खनिज लवण होते हैं वो उनसे अलग हो सकते हैं। खाने से भोजन है वो बढ़ता है और इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके अलावा पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है कि जैसे हम भोजन को अत्यधिक जल में पकाएंगे तो उसके बाद में जो उपयोग में लिया हुआ जल है वो हम फेंक देते हैं, तो जिससे उसमें जल में जो लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण है उनकी हानि हो जाती है। और विटामिन सी है उसको अत्यधिक पकाने से वो गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? तो बूझों ने सोचा कि क्यों ना मैं हर वक्त वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो क्या आप सोचते हैं वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे सेहत के लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वसायुक्त खाना अगर हम लोग खाएंगे तो वो हमारे शरीर में मोटापे का कारण बनेगा। अभावजन्य रोग। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं कि जो लंबी अवधि तक हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना, तो उनकी वजह से जो रोग हमारी बॉडी में होते हैं उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वर्दी का अवरुद्ध होना, जैसे कि उसकी हाइट नहीं बढ़ती, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, जैसे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाना, त्वचा की बीमारियां होना जैसे कि चर्म रोग वगैरह होना, पेचिस इत्यादि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वर्दी जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो इसीलिए क्या है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का जो वितरण है वो सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। विटामिन या खनिज अभावजन्य रोग लक्षण। विटामिन ए की कमी से जो है क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग होता है और इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना या बंद हो जाना। फिर आ गया विटामिन बी1 की कमी से बेरी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा है उसमें कमी आती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय न लगना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत से कमजोर अस्थियां और दंत छे। आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग होता है जिससे कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा है तो उसकी वजह से अरक्तता जिसे हम एनीमिया कहते हैं और कमजोरी आ जाती है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। तो हमारे भोजन के पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं तो प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा जो है हमें पता है घी और दूध में होती है। मंड जो है वो चावल व आलू में पाया जाता है। आहारी रेशे जो है वो फल एवं सब्जी में मिलते हैं। प्रोटीन जो है वो पनीर और
राजमा या फिर दाल में मिलते हैं। फिर है सही कथन को अंकित कीजिए। तो केवल चावल खाने से हम हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताओं को कर सकते हैं? तो नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? सही। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं। फिर आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है, और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी है स्कर्वी नामक रोग होता है इसके अभाव से, और हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर 2 था भोजन के घटक वो पूरा हो गया है, और उसे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।